नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो फ्लैग है, कि आप मुझे बता सकते हैं ये किस देश का फ्लैग है? यू जस्ट हैव टू टेक ए गेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट दिस मॉर्निंग। दोस्तों, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि वो जो फ्लैग था वो था जापान का फ्लैग। तो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम जापान, ये आज का पहला टॉपिक है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। देन वी हैव इंडिया जर्मनी रिलेशंस, श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रही है और भारत का क्या स्टैंड है। और फोर्थ टॉपिक है NFHS, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। तो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल फॉर श्योर। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर एंड प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए। शेयर इट राइट नाउ। थैंक यू वेरी वेरी मच। बेबीज एंड फ्यूचर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। हमने कई बार बात की है राइट, कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी देश के लिए कोई रिसोर्स है तो दैट इज ह्यूमन रिसोर्स या फिर ह्यूमन कैपिटल। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो मीन्स अच्छी अच्छी, आई एम नॉट सेइंग बहुत सारी, आई एम सेइंग क्वालिटेटिव किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड वन थिंग, कि एक ऐसी चीज जिस पर हमें जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज ऑन आवर सेल्फ राइट। या फिर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में अगर हम इन्वेस्ट करें, कि अगर आप किसी एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, स्किल प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से जो रिटर्न मिलेगा वो व्यक्ति अपने आप पैसे कमाने लगेगा, घर बनाएगा, मोबाइल खरीदेगा, कार खरीदेगा। तो इकोनॉमी के लिए अगर बिग पिक्चर देखें आप, तो ही और शी विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर एक देश जो है, लेट्स से हमारा देश भारत, तो हमारे देश के जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो अगर हाईली स्किल्ड हो जाए, अच्छी हेल्थ हो उनकी, अच्छा एजुकेशन हो, वेल मैनर्ड, पॉलिश, ये सारी चीज़ें अगर आ जाए, तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, इज़न्ट इट? तो ये एक बैकग्राउंड है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जापान की। जापान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग देश है, नो डाउट। पैसिफिक ओशियन है एक तरफ, यहाँ पर है सी ऑफ जापान एज यू कैन सी, और एक आइलैंड नेशन है। टोक्यो इसका कैपिटल है, योकोहामा, फिर माउंट फूजी उन उस देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक माउंटेन है राइट। इसका एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है, उनके कल्चर का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। देन वी नो नागासाकी, हिरोशिमा, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, देन ओसाका, क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये सारे कुछ बड़े बड़े जापान के शहर हैं। एंड यू कैन सी रशिया इज हियर, ये जो साउथ कोरिया है उसके ऊपर नॉर्थ कोरिया, चाइना यहाँ से दूर नहीं है। सो दिस आर सम जियोग्राफिकल फैक्ट्स अबाउट जापान। सबसे डेंसली पॉपुलेटेड और सबसे पॉपुलेटेड अगर कोई शहर है इस दुनिया में तो दैट इज टोक्यो राइट। क्योंकि जापान की ज़्यादातर ज़मीन जो है वो रहने लायक नहीं है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऐसे कुछ बड़े शहरों में रहते हैं। अब जापान का जो डेथ रेट है, ये बर्थ रेट से लंबे समय से ज़्यादा चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जापान में जितने नए बच्चों का जन्म होता है उससे ज़्यादा वहाँ पर लोगों की मृत्यु होती है। तो हाल ही में इलोन मस्क ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि जापान जो है वो एक समय पर ख़त्म हो जाएगा। और जापान के लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन इलोन मस्क ने ये पॉपुलेशन डेटा को ध्यान में रखते हुए कहा कि जिस प्रकार से जापान की पॉपुलेशन ड्रॉप हो रही है, तो एक वक्त आएगा कि जापान में जापानीज लोग नहीं रहेंगे, या फिर जापान में कोई बचेंगे ही नहीं, कोई लोग ही नहीं रहेंगे। उन्होंने एक ट्वीट किया, ऐसा नहीं है कि इट्स गोइंग टू बी अ रियलिटी, बट जापान की पॉपुलेशन जो है वो ड्रॉप हुई है। 2021 में 500,000 यानी कि 5 लाख से पॉपुलेशन जो है वो कम हुई है, और जापान का जो बर्थ रेट है दैट इज लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। अब होता यह है कि जब किसी देश में, किसी अर्थव्यवस्था में बहुत कम लोग वर्किंग एज में होते हैं और बाकी के लोग जो हैं वो वर्किंग एज में नहीं होते हैं, तो
उस देश की सिचुएशन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। आई गिव यू एग्जांपल। हमारे देश में ये सिचुएशन थी, एक एग्जांपल है। एक 5 लोगों के परिवार में सिर्फ एक अकेला व्यक्ति पैसे कमाने के लिए जाता था, तो बाकी के 4 जो हैं वो एक व्यक्ति पर, एक ही ब्रेड विनर है और बाकी के लोग जो हैं वो डिपेंडेंट है। और सिर्फ 5 नहीं, इनफैक्ट दे यूज्ड टू बी 7 पीपल, 7 से भी ज्यादा होते थे, राइट। तो एक टिपिकल फैमिली में फादर जो है वो पैसे कमाने के लिए जाते थे, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर जो हैं वो अब रिटायर्ड हैं, राइट। जो मदर हैं, शी इज़ हाउस वाइफ, जो कुकिंग और केयर और ये सारी चीज़ें करने का काम जो है वो मदर करती हैं। देन मदर को 2 बच्चे हैं, लेट्स से 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो ये हो गए 6 लोग, और ब्रेड विनर कौन है? बस अकेला एक व्यक्ति, एक फादर। अब सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली चेंज हुई है। तो जापान की भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि बहुत कम सिटीजन्स जो हैं वो वर्किंग एज में हैं, और बाकी के लोग जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी पर जी रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में होता यह है, ऐसे देश में होता क्या है कि धीरे धीरे सोशल सिक्योरिटी के पैसे जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नया नया पैसा जो है वो वहां पर जनरेट नहीं हो रहा है, चीज़ें जो हैं वो कंज्यूम नहीं हो रही है, उनको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करनी पड़ रही हैं, या फिर एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें वो बना रहे हैं। उसके पीछे वन ऑफ द रीज़न ये भी है क्योंकि वहां पर कंजम्पशन बहुत कम है, राइट। तो आई होप दिस, ये चीज़ जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरे देशों की बात करें, जैसे कि यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तो आई एम श्योर आपके कोई ना कोई रिलेटिव होंगे, या फिर आपका कोई ना कोई दोस्त ऐसा होगा जो इन देशों में जा रहा है या फिर सेटल हो गए हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। बहुत कम लोगों को आप जानते होंगे जो जापान में रहते हैं। इनफैक्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, आई नो ओनली 1 पर्सन जिनको मैं जानता हूं जो जापान में रहते हैं। आई फाइंड इट वेरी रेयर, क्योंकि बाकी के देशों में हमें कोई ना कोई रिलेटिव या फिर कोई ना कोई तो रहता होगा, राइट। जर्मनी में कोई है, कनाडा में कोई है, ऑस्ट्रेलिया में कोई है, भले ही दूर के रिश्तेदार हो या फिर दूर का दोस्त हो, बट जापान में कोई रहता है ऐसा बहुत ही रेयर होता है। हमारे लोग की बात कर रहा हूँ, आई एम श्योर हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन वी डोंट नो देम, डू वी। तो जापान में ये सिचुएशन। अब जापान का प्लान ये था कि 2025 तक जापान जो है वो 500,000 यानी कि 5 लाख जितने ब्लू कॉलर, यानी कि जो मजदूरी का काम कर सके, अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड लोगों को इंपोर्ट करने की बात थी। तो ये भी प्लान जो है वो चौपट हो गया बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। अब भारत की बात करते हैं। भारत का जो बर्थ रेट है ये भी ड्रॉप हो रहा है। यूड बी थिंकिंग कि क्या रियली भारत का बर्थ रेट ड्रॉप हो रहा है? हर जगह पर तो इंसान और लोग नजर आते हैं। यस, आई नो कि हमारा देश जो है वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड है। NFHS5 का जो सर्वे है ये रिवील करता है कि हमारे देश में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये ड्रॉप हुआ है, और जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है, राइट, उससे भी थोड़ा ड्रॉप जो है वो हुआ है हमारा ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट। तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अभी हमारे देश में 20s और 30s के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। लगभग 65% जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो यंग कैटेगरी में आती है। तो यू कैन से कि हमारा देश जो है वो एक यंग देश है। ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हुआ है, तो आज नहीं लेकिन फ्यूचर में ये हमारे लिए इश्यू हो सकता है, फ्यूचर में 2050 के आसपास या फिर उसके बाद। बट फिलहाल हम एक यंग देश हैं, और एक यंग देश को क्या चाहिए? यंग देश को चाहिए कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, जॉब्स जनरेट करे, काम जनरेट करे, वर्क जनरेट करे, कि हमारे देश के जो यंगस्टर्स हैं उनको जॉब मिल जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कदम हम आज उठाएंगे वो हमारा फ्यूचर तय करेगा। जस्ट इमेजिन कि आज के हमारे जो यंगस्टर्स हैं, मीन्स अगर आपको आंकड़ों के बारे में बताऊं तो हर साल 1,20,00,000 जितने लोग जो हैं वो यंगस्टर्स जो हैं वो जॉब मार्केट को एंटर करते हैं। 1,20,00,000 जितने यंगस्टर्स अपनी पढ़ाई और ये सारी चीजें खत्म करने के बाद जॉब मार्केट में एंटर होते हैं। तो क्या हर साल हमारे देश में 1,20,00,000 जॉब्स जनरेट होती है? द आंसर इज नो। फिर क्या होता है कि क्वालिटी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो भी जॉब अवेलेबल है वो करनी पड़ती है। एंड वी हैव सीन दिस थिंग, इजंट इट, कि MBA खत्म कर लिया है और वो अप्लाई कर रहे हैं
प्यून की जॉब्स के लिए, दे आर अप्लाइंग फॉर ऑफिस हेल्पर, इस प्रकार की जॉब्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि दूसरी जॉब्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट वी नीड इज़, वी नीड टू अचीव मोर ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ यानी कि ज़्यादा फैक्ट्रीज, ज़्यादा ऑफिसेज, राइट, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें जब होगी तब ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी, तो वी कैन फिट ऑल अवर यंगस्टर्स। अगर हम हमारे यंगस्टर्स को अभी यूटिलाइज नहीं करते, अगर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो होगा ये कि कुछ दशकों के बाद हमारे पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अनस्किल्ड मिडिल एज्ड लोग होंगे, एल्डरली सिटीजन्स होंगे, जिन्होंने अपने प्राइम में कोशिश की लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। और फिर हमारा देश जो है वो आज नहीं तो कल, हर एक देश की तरह, हर एक व्यक्ति की तरह, आज यंग है तो कल बूढ़े भी होंगे। दैट्स ए पार्ट ऑफ द साइकिल। तो अगर आप बूढ़े हो रहे हैं, आपका देश जो है वो ओल्ड हो रहा है, लेकिन उसके पास वो सारी फैसिलिटीज नहीं है। जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा व्यक्ति जो ओल्ड हो रहा है, ओल्ड हो चुका है, लेकिन ना तो उसके पास पेंशन है, ना तो उसके पास सेविंग है, तो वो आराम से अपनी जो एक एक रिटायरमेंट का जो जीवन होता है, रिटायर होना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो नहीं जी पाएगा। हर पूरी जिंदगी उसकी जो है वो स्ट्रगल ही रहेगी। सेम थिंग कैन हैपन विद आवर कंट्री एज वेल, अगर हमने अभी चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं किया तो। और फिर फ्यूचर में क्या होगा, यही लोग जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, लेट्स से उन्होंने शादी कर ली और बच्चे भी हो गए, तो उन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देश को चाहिए वो नहीं हो पाएगा, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हम मिस कर जाएंगे। और यहाँ पर भी ऐसा होगा कि जो देश आगे थे वही आगे रहेंगे, हम उनके लिए काम ही करेंगे रादर देन वी बीइंग ओनर्स। तो ये चीज़ें जो है वो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में से सीखने को मिलती हैं, और ये एक बहुत ही डीप, अगर इसके बारे में सोचा जाए तो आई वुड से कि जितने भी लोग जो हैं, मीन्स देखिए, जॉब करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, राइट। जॉब इज़ अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ अर्निंग मनी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। जॉब तो अच्छी बात है ही, लेकिन आई वुड से कि जो लोग जॉब जनरेट करते हैं, राइट, एम्प्लॉयर्स जो हैं, तो आज के ज़माने में आई वुड से कि वो एक बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। आई टेल यू वाई आई थिंक अबाउट, मीन्स मैं इस प्रकार से इसके बारे में क्यों सोचता हूँ। द रीज़न इज़ कि जब आप जॉब जनरेट करते हैं तो एक परिवार जो है उसके टेबल पर फूड आता है, कपड़े, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, जो भी जीवन की फैसिलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हमें चाहिए, वो सारी चीज़ें तब पॉसिबल हैं जब परिवार के लेट्स से एक या फिर एक से ज़्यादा लोग जो हैं, या फिर जो लोग काम करना चाहते हैं, अगर सभी को जॉब मिले तो वो पूरा परिवार जो है उसकी क्वालिटी, उसका एक नए जोन में वो एंटर कर जाएंगे। फिर वो पैसे खर्च करेंगे तो फिर बहुत सारी फैक्ट्रीज का सामान जो है वो बिकेगा, बहुत सारी दुकानों से चीज़ें वो खरीदेंगे, और इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। तो ये पूरी एक साइकिल है, वी ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। आप मेरे कस्टमर हैं तो कल मैं आपका कस्टमर होगा, राइट। तो ये हर जगह पर ये चीज़ चलती है। आप अगर इसको ऑब्जर्व करें देन यू विल फाइंड कि इकोनॉमी जो है वो इट्स नॉट जस्ट इन बुक्स। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप किताब से ही इकोनॉमी को स्टडी कर सकते हैं। सोसाइटी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व करें तो भी आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ ऑफकोर्स एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यानी कि किताबों में जो चीज़ें हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ अगर आप ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दे तो एक मौलिक आपके विचार जो हैं वो जनरेट होंगे। Unfortunately, women's workforce participation rate has fallen in this last 2 decades, another testimony of a failure to create enough jobs for the bulging workforce. जैसे मैंने आपको बताया कि इनफ जॉब्स हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, और देखने को ये मिलता है कि महिलाओं की बात करें तो मास्टर्स तक पढ़ाई हो रही है महिलाओं की, राइट, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद क्या होता है कि उनकी शादी हो जाती है या फिर शादी करवाई जाती है, एंड आफ्टर दैट वो जॉब नहीं कर पाती। बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो शादी के बाद भी जॉब कर रही है या फिर बिजनेस कर रही हैं, राइट, या फिर प्रोफेशन में है। प्रोफेशन में तो वैसे लेट्स से किसी ने कोई महिला डॉक्टर बन गई तो ऑफ कोर्स बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जो उनको प्रैक्टिस करने नहीं देंगे। सेम थिंग गोज विद सीए और फिर सीएस एक्सेट्रा। लेकिन खास करके जॉब्स की जब बात आती है तो जॉब्स करने से आज भी बहुत सारे परिवारों में मनाही है।
लर्निंग आउटकम्स आर ऑल्सो पैची। हमारी स्कूल्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो लर्निंग आउटकम भी उतने कोई खास नहीं है। तो अब हमें बैठकर सोचना चाहिए कि ये जो सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़े चलते रहते हैं, जिनको हम पॉलिटिकली बहुत ही फॉलो करते हैं, हमें मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट मिलता है उसमें से। फिर कास्ट को लेकर झगड़े चलते रहते हैं, रिलीजन को लेकर झगड़े चलते रहते हैं, फिर एरियाज को लेकर के, ये गुजराती और ये मराठी, ये पंजाबी और ये तमिल, ये जो भी इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सारे झगड़े जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए या फिर अज्ञानता की वजह से ये जो भी लोग कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वी हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। हमको बैठकर ये सोचना चाहिए कि कैसे हम जॉब्स जनरेट कर सकते हैं, कैसे इस देश को और ज़्यादा स्वच्छ बना सकते हैं, कैसे इसको और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं, राइट, कैसे इसको और ज़्यादा इक्वल बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे टॉपिक्स होने चाहिए डिस्कशन के, रादर देन कि कौन जीतेगा इस बार और क्या लगता है ये भैया ने ये किया, उसने वो किया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी भी हो रही है, तो दैट इटसेल्फ मीन्स कि हम इन सारी जो राइट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आज भी ग्रास रूट लेवल पर बातचीत नहीं हो रही है। ए डिसोनेंस इन इंडिया जर्मनी टाइज, द हिंदू का ये आर्टिकल है। इनफैक्ट ये कल के द हिंदू का आर्टिकल है, और कल इसको कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि कल कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे टॉपिक्स थे। मैंने पढ़ा था इसको, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, तो मुझे लगा कि पहले कुछ और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को डिस्कस किया जा सकता है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग नाउ। आई एम श्योर आपकी स्क्रीन पर जो ये व्यक्ति हैं आप इनको जानते होंगे। इनका नाम है मिस्टर स्कॉल्फ, और ये जर्मनी के चांसलर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 2 मई को जर्मनी गए थे, और वी नो के यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन जो है वो यूरोप का एक देश है। जर्मनी का क्या स्टैंड है वो मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है। आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, राइट। आई होप के मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द फैक्ट कि जर्मनी जो है वो रशिया से नाराज़ है, लेकिन जर्मनी जो है वो रशिया पर डिपेंडेंट भी है, क्योंकि 35 से 40% जितना जर्मनी को जो ऑयल एंड गैस चाहिए वो कहाँ से आता है, रशिया से आता है। तो आप कह सकते हैं जर्मनी इकोनॉमिकली, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिपेंडेंट है रशिया पर बहुत हद तक, और एनर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। I'll give you एग्जांपल। अभी इलेक्ट्रिसिटी की जो क्राइसिस हमारे देश के कुछ एरियाज में चल रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये लेक्चर्स नहीं हो पाएंगे। आप ऑफिस पर जाएंगे तो क्या करेंगे, वहां पर जाकर कोई काम नहीं हो पाएगा, स्टॉक मार्केट नहीं चलेगी, आपकी फैक्ट्रीज नहीं चलेगी, तो आपकी इकोनॉमी की क्या हालत होगी, यू कैन इमेजिन। तो एनर्जी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कल से उसको बंद कर दें, इट विल टेक टाइम। अब ये सारे देशों ने न्यू दिल्ली यानी कि हमारे देश पर काफ़ी प्रेशर करने की कोशिश की, लेकिन भारत काफ़ी असर्टिव रहा। भारत ने कहा कि देखिए आपका जो भी हो, हम इस चक्कर में फंसना नहीं चाहते हैं। भारत ने ना तो यूनाइटेड नेशंस में मॉस्को को कंडेम किया, कंडेम यानी कि उसकी जो कहते हैं आलोचना करना या फिर उसके बारे में नेगेटिव बोलना, ये सारी चीज़ें भारत ने नहीं की, राइट। भारत वोटिंग से भी एब्सटेन रहा, यानी कि भारत ने वोटिंग नहीं की। और दूसरी तरफ भारत जो है उसने, हमारे देश ने मॉस्को से और ज़्यादा चीप क्रूड खरीदने के बारे में डिसीजन लिया है। अब हम क्यों ना खरीदें। जो हमारे एस जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट कहा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी टू द पॉइंट था कि दुनिया के ये जो देश हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के देश, ये कहते हैं कि भारत को रशिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन भारत 1 महीने में जितना ऑयल खरीदता है रशिया से, इतना यूरोप के जो देश हैं वो सिर्फ दोपहर तक, सुबह से लेट से 6 बजे से 12 बजे तक जो ऑयल यूरोप खरीदता है, उतना ऑयल भारत 1 महीने में रशिया से खरीदता है। तो हमें सलाह देने से पहले आप खुद सोचिए कि आपके वहां पर क्या हो रहा है। ऐसा कहा नहीं, लेकिन बात तो यही थी। इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग एंड ट्रेडिशनल डिफेंस लिंक्स विद रशिया रिमेन्स इंटैक्ट। हाँ, हमारे रशिया के साथ एक बहुत ही पुराने और ट्रेडिशनल डिफेंस टाइज हैं। आज भी ज़्यादातर चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं वो रशियन प्रोडक्ट्स हैं। तो हम कोई ऑल ऑफ द सडन अगेन एनर्जी की तरह ऐसा नहीं कर सकते कि कल से हम रशिया की चीज़ें खरीदना बंद कर दें। भारत किसी एक देश से सामान नहीं खरीदना चाहता। भारत तो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। भारत तो सारी चीज़ों को यहाँ पर पैदा करना चाहता है, और भारत जो है वो डिफेंस के प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों को बेचना चाहता है।
Such moves have raised eyebrows and attracted some amount of criticism among the West. अब वेस्टर्न वर्ल्ड की एक जो चीज मुझे पसंद नहीं आती वो ये है कि उनकी एक बहुत पुरानी डोमिनेंस की आदत हो चुकी है कि वो अगर कुछ गलत करे तो उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, और अगर उनको लग रहा है कि ये व्यक्ति या फिर ये देश गलत है तो फिर आप उनके साथ भी डील नहीं करेंगे क्योंकि हम भी उनके साथ डील नहीं करें। ये मेंटालिटी जो है उससे वेस्टर्न वर्ल्ड को बाहर निकलना चाहिए। जितने भी अलग अलग देश हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर चलते हैं, ये बात उनको समझ लेनी चाहिए, और भारत ने ये चीज क्लियरली बता दी है और क्लियरली एक्ट भी किया है। अब चाइना का जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक में दबदबा बढ़ रहा है, दिस इज द रीजन कि भारत जो है वो ये वेस्टर्न वर्ल्ड, और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है, क्योंकि ये सारे देश जो हैं वो इस चाइना के एक्सपांशन से चिंतित हैं, और यही चीज़ ऐसी है जो सभी की नेशनल इंटरेस्ट में आती है, और ये कॉमन चीज़ है। इसकी वजह से ये अलग अलग देश जो हैं वो, जैसे कि यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूके, जर्मनी एक्सेट्रा, ये सारे देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। वैसे कहा यह जाता है कि डेमोक्रेसी और इन सारी चीज़ों को लाइक माइंडेड देश हैं हम सारे डेमोक्रेटिक देश हैं। हाँ, कुछ एरियाज में डेमोक्रेटिक देश भी काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर रशिया की बात करें और आप डेमोक्रेसी की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। यहाँ पर इंटरेस्ट को देखा जाता है, और अभी मिस्टर मोदी गए, उससे पहले चांसलर साहब जो हैं वो जापान की विजिट पर गए थे, तो कहीं ना कहीं ये कॉमन डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाले देश जो हैं वो मिलकर ऐसे ऑटोक्रेटिक देशों का विरोध करें, ऐसी एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश जो है उसके बारे में क्लैरिटी यही है कि देखिए भारत ने ये नेबरहुड में भी डेमोक्रेसी को प्रमोट करना जो है वो बंद कर दिया है। भारत अब बहुत ही प्रैक्टिकली अलग अलग देशों के साथ एंगेज होता है। फॉर एग्जांपल तालिबान, अब अफगानिस्तान का कंट्रोल तालिबान के पास है, तो भले ही भारत को पसंद नहीं है लेकिन तालिबान के साथ हमें बातचीत करनी पड़ेगी। आई एम नॉट सेइंग कि तालिबान एंड इंडिया विल बिकम बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए भारत के पास एक ही ऑप्शन है कि वो तालिबान के साथ किसी ना किसी प्रकार की डिस्कशन करें। सेम थिंग गोज विथ म्यांमार। अब म्यांमार में डेमोक्रेसी पसंद है भारत को कि वहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाए, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आ रही है, और वहाँ पर वहाँ की जो जुंटा यानी कि वहाँ की मिलिट्री है उनके पास पावर है, तो भारत किसके साथ बातचीत करेगा? मिलिट्री के साथ बातचीत करेगा। तो ये चीज़ दिखाता है कि भारत जो है वो अब प्रैक्टिकली आगे बढ़ रहा है कि जहां पर जिस देश में जिसकी सरकार है उनके साथ बातचीत करेंगे और उसके साथ बिजनेस करेंगे, उसके साथ जो भी हो सकता है वो अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट। जहां पर डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा सकता है वी आर रेडी फॉर इट, लेकिन हर जगह पर डेमोक्रेसी नहीं, दैट्स नॉट द बेस, और ये बेस नहीं बन सकता, क्योंकि कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट कि कहां पर मेरे और आपके इंटरेस्ट जो हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं, कहां पर ये मिल रहे हैं, उन पॉइंट्स को हमें पकड़कर चलना होगा। सेम थिंग गोज विद इंडिया एंड जर्मनी। जैसे मैंने आपको बताया कि राइज ऑफ चाइना जो है वो जर्मनी के लिए भी एक चिंता का विषय है इंडो पैसिफिक में, इसीलिए जर्मनी और इंडिया जो है वो मिलकर काम कर सकते हैं। सेम थिंग गोज विथ यूरोप, और यूरोपियन देशों के साथ बिजनेस हम कर सकते हैं, राइट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बातचीत कर सकते हैं। जर्मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है यूरोपियन यूनियन का। दोनों देशों के बीच में ये 6th इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन IGC, इस डिस्कशन, इस फॉर्मेट की डिस्कशन भी हुई, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो ईयर 2000 से चल रही है दोनों देशों के बीच में, तो इन चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस और ये सारी चीज़ों के बारे में भी बातचीत हुई एक्सेट्रा। क्लाइमेट चेंज में दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक इश्यूज, इकोनॉमीज, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों में भी दोनों देश अच्छी दिशा में जा रहे हैं। अभी भी जो दोनों देशों का पोटेंशियल है बिजनेस का, वहाँ तक हम नहीं पहुँचे, बट वी कैन ऑफ कोर्स अचीव मोर। और दोनों को एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक कल्चर्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को थोड़ा और समझने की ज़रूरत है। एंड जो शिफ्ट हो रहा है जियो पॉलिटिक्स, तो इसमें इस शिफ्टिंग, इस चेंज को एडॉप्ट करते हुए, चेंज से एडाप्ट होते हुए, नॉट एडॉप्ट, एडाप्ट होते हुए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर, जहां पर पॉसिबल है वहां पर एक दूसरे के साथ मिलकर हम काम कर सकते हैं और काम करना चाहिए। दैट्स इट। द एंड ऑफ ए ब्रांड। आपकी स्क्रीन पर जो दो व्यक्ति हैं ये राजपक्ष या फिर राजपक्षा ब्रदर्स हैं। एक प्रेसिडेंट हैं तो एक प्राइम मिनिस्टर। पहले ये प्राइम मिनिस्टर थे और ये आई थिंक उनके होम मिनिस्टर थे या फिर फॉरेन मिनिस्टर, ऐसा कुछ था, बट एनीवे फिलहाल ये प्रेसिडेंट हैं और ये प्राइम मिनिस्टर हैं। अब प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे ने रेजिग्नेशन दे दिया है। श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, वहाँ पर अपराइजिंग हो गई है और लोग कह रहे हैं कि ये जो एक परिवार
पूरे देश को एक लंबे समय से, लगभग 15 सालों से, बीच में गैप आ गया था 5 सालों का, लेकिन उससे पहले कुछ 10-15 सालों से ये परिवार श्रीलंका को रूल कर रहा है, तो इसको हटाओ, हमें ये नहीं चाहिए, ऐसी काफ़ी तीव्र डिमांड वहाँ पर हो रही है। और यही वो फेमस राजपक्षे ब्रदर्स हैं जिन्होंने जो लिबरेशन टाइगर्स हैं LTTE को हराया था, और काफ़ी फेमस थे, और सिन्हलीज मेजोरिटी और ये सारी चीज़ें, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, और ये सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी प्रमोट की। लेकिन किसने सोचा था कि इतने फेमस लीडर्स जो हैं उनको वहाँ के लोग ही डिमांड करेंगे कि आप इनको हटाइए। और ऐसा होता है जब फूड और फ्यूल और बेसिक चीज़ों की जब शॉर्टेज हो जाती है, या फिर बेसिक चीज़ें इतनी महंगी हो जाती हैं। फिर हमारे देश में भी इन्फ्लेशन की वजह से सरकारें बदली हैं, एंड इन्फ्लेशन भले ही एक आपको छोटा सा टॉपिक लगे, लेकिन ये सरकार भी बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि जब एक परिवार के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं होगी, जब अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को खाने पीने की चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और पैसा नहीं है, ये सारी चीज़ें होगी, तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे, राइट। एक नॉर्मल आपका जीवन चल रहा है और अचानक से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया, और फिर पता चलता है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और यही चीज़ जो है वो श्रीलंका में भी हो रही है। Mr. Mahinda's resignation may not be enough to assuage the protesters and the political instability may continue. ये political instability continue हो सकते हैं क्योंकि इनको तो हटा दिया, लेकिन इनकी जगह पर कौन आएगा? कौन व्यक्ति ऐसा आएगा जो पब्लिक का ट्रस्ट जीत पाएगा ऐसे मुश्किल समय में, और इसके साथ इकोनॉमिक रिकवरी की राह पर श्रीलंका को ले जाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जहां तक भारत का स्टैंड है, तो देखिए पिछले कुछ महीनों के अंदर भारत ने कुछ $3.50 बिलियन की सहायता श्रीलंका को दी है। और भारत ने ये चीज़ क्लैरिफाई की है कि हम कोई राजपक्षे रेजिम को ये पैसा नहीं दे रहे हैं, हम तो वहाँ के जो नागरिक हैं, श्रीलंका के जो लोग हैं, उनकी मदद के लिए भारत आ रहा है। फिर वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो आपके लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं। आई एम श्योर श्रीलंका के लोग जो हैं वो इस बात को काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे कि भारत ने उनकी इतने डिफ़िकल्ट टाइम में इतनी बड़ी मदद की है। एंड आई होप कि जल्द से जल्द श्रीलंका में स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अभी ख़राब चल रही हैं। और ये सार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी इम्पोर्टेंट है कि श्रीलंका में स्टेबिलिटी हो। ये हमारे नेबरिंग देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट, कि यहाँ पर स्टेबिलिटी हो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, वैसे हम इसके बारे में बात कर रहे थे, मेजरिंग द चेंज, ये चेंज के बारे में बात करेंगे। ये जो 5th एडिशन आया है, इसने भारत की सोसाइटी के बारे में कुछ वैल्यूएबल इंसाइट दी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो कुछ ट्रेडिशनल पैरामीटर्स अगर हम देखें तो इम्यूनाइजेशन, बच्चों में इम्यूनाइजेशन इंक्रीज हुआ है। बर्थ्स जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज में होते हैं, राइट, जो हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, तो ये इंक्रीज हुई है। न्यूट्रिशनल लेवल की बात करें तो इसमें एक हमें मिक्स सिग्नल, कुछ जगहों पर न्यूट्रिशन इंप्रूव हुआ है, तो कुछ जगह पर ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी बच्चों में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। एनीमिया की बात करें यानी कि खून की कमी, तो दिस हैज़ वर्सेंड सिंस 2015-16, ये काफ़ी ख़राब लेवल पर हैं। और कहते हैं हमारे देश में 2 में से 1 महिला जो हैं, या फिर 2 में से 1 लड़की जो हैं, तो उनको लगभग 50% जो हैं उनको एनीमिया के शिकार हैं, राइट, उनके अंदर इसकी खून की कमी है। But the survey's major contribution is its insight into behavioral and sociological churn. एक जो फर्टिलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे जब जापान के बारे में मैंने आपको बताया, तो टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1, इट हैज़ डिप्ड बिलो। जो TFR कितना है? 2.1, तो इससे भी कम हमारे देश में TFR जो है वो हो चुका है, और ये पहली बार हमारे इतिहास में ऐसा हुआ है। फिर एक कॉमन स्टीरियोटाइप है, राइट, जो आई एम श्योर आपने कभी ना कभी ऑनलाइन सुना होगा, या फिर कई बार कॉमेडी शोज में भी ये कहा जाता है। एक स्टीरियोटिपिकल बातचीत होती है कि हमारे देश में हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो रही है और मुसलमानों की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है। ये सारे पॉलिटिकल एजेंडास जो हैं, जो भी लोग ये बातें फैला रहे हैं, अब देखिए सर्वे क्या कहता है। सर्वे ये कहता है
कि जो मुस्लिम्स हैं उनका फर्टिलिटी रेट डिप हुआ है। 2019-21 में ये 2.3 हो चुका है, 2015-16 में ये 2.6 हो चुका है। तो दिस इज द शार्पेस्ट फॉल अमंग ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज। सबसे ज़्यादा ड्रॉप जो है वो मुस्लिम्स में हमें देखने को मिला है एज पर NFHS 5, राइट। NFHS 1 के कंपैरिजन में देखिए इट वाज 4.4, अब ये 2.3 हो चुका है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट सेइंग कि मुसलमान कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं या फिर हिंदूज कुछ ऐसा कर रहे हैं या फिर पॉलिटिकली ऐसा, इट्स नॉट लाइक दैट। अब देखिए इफ यू गो बैक, राइट, आप हमारे ही परिवारों में अगर हम थोड़े पीछे चले जाएं, ग्रैंडफादर के समय की बात करें, तो वी फाइंड के ग्रैंडफादर्स जो थे, ग्रैंड मदर्स जो थे, तो उनके लेट्स से 5 भाई थे, 6 बहनें थी। दिस वाज अ वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि उस वक्त क्या था कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक ज़मीन पर जीते थे, एक ज़मीन के टुकड़े, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड थी जिनके पास एक्सेट्रा, तो खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो मिल जाती थी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। फिर जैसे जैसे प्रॉपर्टीज़ के बंटवारे होते गए और परिवार जो हैं वो छोटे छोटे होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि अब ज़मीन का टुकड़ा भी छोटा था, फिर इकोनॉमी में भी चेंज आया, सोसाइटी में चेंज आया, और पहले जैसे बच्चे होते थे तो कोई ना कोई उनको बड़ा कर लेता था, राइट। आज क्या है कि पेरेंट्स के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर होने लगी हैं। जस्ट फॉरेन कल्चर में जैसा था वैसा आज हमारे देश में होने लगा है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी कम्युनिटी अगर चाहे भी तो भी वो ज़्यादा यंग कपल्स हैं वो एक या फिर दो बच्चे इज इनफ, उसके बाद वो ज़्यादा नहीं जाएंगे। वो अलग बात है अगर जॉइंट फैमिली में है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अब जो बाहर जॉब कर रहे हैं, अपने होम टाउन में नहीं है, तो वहाँ पर ये ट्रेंड आपको हर कम्युनिटी में देखने को मिलता है। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन फिर यू नो के पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें जोड़ दे तो फिर थोड़ा मसाला ऐड कर दे तो वो लगेगा दिखने में अच्छा, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। सेम थिंग गोज विथ लाइक दिस टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप्स जो है वो अच्छा नहीं है। अच्छी बात है कि इस प्रकार के सर्वेज आते हैं तो एटलीस्ट हम उनको पढ़ते हैं और हमारे अंदर तो वो क्लैरिटी आती है, वो स्टीरियोटाइप जो है वो जाता है जब आपके पास इंफॉर्मेशन और राइट नॉलेज आती है। एनीवे, जेंडर इक्विटी की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले कि मैरिड महिलाओं की बात करें तो बहुत सारी मैरिड, लेस देन थर्ड, राइट, दे आर वर्किंग, और बाकी जो हैं वो दे आर नॉट वर्किंग इवन इफ दे आर एजुकेटेड, और उतनी जॉब्स भी, क्वालिटी जॉब्स अवेलेबल नहीं भी हैं। नियरली 44% डू नॉट हैव द फ्रीडम टू गो टू द मार्केट अलोन। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस सर्वे में है, दैट इज़ कि 80% से ज़्यादा महिलाओं ने ये कहा कि वो अपने हस्बैंड को सेक्स के लिए मना भी कर सकते हैं। दे कैन रिफ्यूज, दे कैन से कि नो, सेक्स नहीं करना है आज या फिर अभी। तो ये एक चॉइस जो है वो महिला के हाथ में है। दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग। और जो मैरिटल रेप को लेकर एक जो हमारे देश में डिस्कशन हो रही है, तो उसमें उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि ऐसा नहीं है कि हर एक मैरिज में मैरिटल रेप्स हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मैरिज मीन्स के महिला के पास कोई अधिकार ही नहीं रहेंगे। दैट इज़ नॉट ऑल्सो राइट। 72% इंडियन मैन ये सोचते हैं कि इट इज़ नॉट राइट, या राइट कि आप महिला को फोर्स करें, थ्रेटन करें फॉर सेक्स, राइट। दिस आर लाइक हस्बैंड्स, उनका ये एक सर्वे किया गया और 72% जितने इंडियन मैन ने ये कहा कि दिस इज़ नॉट राइट, कि फोर्स करना नहीं चाहिए। Vast territory, which again points to the vast territory that needs to be covered in educating men about the equality, choice, freedom in marriage, right? तो बाकी के जो बचते हैं कुछ 28% जितने, तो we need to educate them इक्वालिटी के बारे में, चॉइस के बारे में, फ्रीडम इन मैरिज एक्सेट्रा के बारे में। और बर्थ्स और डेथ्स का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है। एंड इसके साथ साथ वी नीड मोर दिस टाइप ऑफ सर्वेज लाइक NFHS, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे, सेंसस, लेबर, इकोनॉमिक सर्वे। इस प्रकार के और ज़्यादा सर्वेज जब होंगे और इनकी रिलायबिलिटी थोड़ी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी तो वी कैन नो मोर अबाउट आवर सोसाइटी के एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पर क्या चल रहा है। और ये जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हमें रियलिटी के बारे में पता चलेगा तभी हम राइट डिसीजंस ले पाएंगे। उस प्रकार की पॉलिसी या फिर नीतियां जो है वो आप तब बना पाएंगे जब आपके पास राइट इंफॉर्मेशन या फिर राइट डेटा हो।
एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड। आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। विजिट माय टेलीग्राम चैनल। दोस्तों, मैं एक बात आपको कहना भूल गया। आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू, प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को अभी दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, आई वांट यू गाइस टू शेयर द लेक्चर। ऐसा मत सोचिए कि कोई और इसको शेयर करेगा, ऐसा मत सोचिए कि कोई और कमेंट में आंसर प्रोवाइड करेगा। राइट, यू टेक ए स्टैंड। आप इस लेक्चर को देखते हैं, यू नो द क्वालिटी एंड यू आर पार्ट ऑफ ए टीम। राइट, ऐसा नहीं है कि आई एम आस्किंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फी और गुरु दक्षिणा, ऐसी कोई बात नहीं है। यू आर पार्ट ऑफ द टीम। राइट, आपको ये वीडियो से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। इस लेक्चर से एग्जाम्स भी क्रैक की हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर श्योर, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पहले से लेक्चर को देखते आए हैं और अब वो गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं और आज भी वो लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि वो एक क्यूरियस सिटीजन है, वो एक क्यूरियस व्यक्ति है। उनको नई नई चीज़ें जो हैं वो जानना पसंद है, अपने आप को अप टू डेट रखना पसंद है। तो ऐसे बहुत प्रोफेशनल्स के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग या फिर जीपीएससी या फिर जो भी अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले लोग के साथ ही आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप हर एक व्यक्ति के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। राइट, ये इजी टू अंडरस्टैंड चीज़ें हैं और कुछ दिनों के बाद सारी चीज़ें लोगों को समझ में भी आने लगे। यू हैव टू जस्ट गिव मी सम टाइम। इस सीरीज को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। पहले दिन से सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन 10-15 दिन अगर आप टिक गए, दैट्स इट, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आएगी और चीज़ों में इंटरेस्ट भी होने लगेगा और आपको आई एम श्योर मज़ा भी आएगा। सो एनीवे, दैट्स एवरीथिंग। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।